किंगडम के सेंटर से बहुत दूर एक सूबे की जागीर में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता, जो काफी टेंस और बेचैन थे, वो बस यही दुआ कर रहे थे कि इस बार बेटा हो। जैसे ही बच्चे को कपड़े में लपेटा गया, बूढ़ी दादी मुस्कुराई और बोली, आपकी मुराद पूरी हुई। बच्चा बिल्कुल जागीर के मालिक जैसा दिखता है। उसने मुड़कर पूछा, क्या आप लोगों ने कोई नाम सोचा है? मां ने धीरे से जवाब दिया, लुइन, लुइन आर्डल। उसने फुसफुसाते हुए अपनी उम्मीद जताई कि एक दिन वो इस दुनिया में रोशनी लेकर आएगा। लुइन आर्डल के शुरुआती साल काफी शांत थे, कुछ भी अजीब नहीं। एक दिन जब वो एक किताब में डूबा हुआ था, उसने दो आदमियों को सी फूड जमा करने के बारे में बात करते हुए सुना। उस छोटे से पल ने उसका ध्यान खींच लिया। वो मुड़ा और पुकारा, अंकल मिस्टर बेगन। मिस्टर बेगन हैरान होकर मुड़े। क्या हुआ छोटे मालिक? लुइन आर्डल हिचकिचाया, फिर घबराते हुए बोला, प्लीज साउथ माउंटेन रोड के पास मत जाना, मुझे वहां कुछ अजीब महसूस हुआ है, एक अजीब सा माना फ्लो। मिस्टर बेगन उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि लड़का क्या कहना चाहता है। बाद में उसने लुइन की बात लॉर्ड को बताई, लेकिन वो भी इसका कोई मतलब नहीं निकाल सके। देखते ही देखते आसमान काला पड़ गया और जोरदार बारिश होने लगी। मिस्टर बेगन भीगते हुए दरवाजे से अंदर आए, जहां हेड पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हेड ने चिंता से कहा, तुम लेट हो गए? मिस्टर बेगन ने हांफते हुए जल्दी से समझाया, मैंने दूसरा रास्ता लिया था, चिंता कराने के लिए माफी चाहता हूं। हेड ने पूछा, हुआ क्या? मिस्टर बेगन ने झुककर कहा, मैंने छोटे लुइन आर्डल की बात सुनकर एक बड़े खतरे को टाल दिया। हेड उसे हैरानी से देखने लगा। मिस्टर बेगन बोला, तुम्हें कल की बात याद है? लुइन ने मुझे साउथ माउंटेन रोड के बारे में चेतावनी दी थी। अभी अभी मैंने सुना कि बीस्ट मैन ने वहां से गुजरने वाले हर किसी पर हमला कर दिया। हेड की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। मिस्टर बेगन ने हामी भरी। उस रास्ते से जाने वाला हर कोई गंभीर खतरे में था, लेकिन मैं वहां नहीं था, सब लुइन की वजह से। दोनों चुप हो गए। आखिर में मिस्टर बेगन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि लुइन आर्डल सच में हवा में माना महसूस कर सकता है? हेड अनिश्चित दिखा। अगर यह सच है तो वो आर्डल फैमिली का भविष्य हो सकता है। उस दिन के बाद से लुइन आर्डल की काबिलियत साफ होती चली गई। सिर्फ 6 साल की उम्र में वो माना महसूस कर सकता था। 7 साल की उम्र तक वो उसे कंट्रोल कर सकता था और 10 साल की उम्र में उसका मैजिक टैलेंट अनडिनाएबल था। पूरे रेडिएंट किंगडम की टॉप एकेडमी इग्निट मैजिक एकेडमी में एक सेरेमनी रखी गई। हॉल में सन्नाटा छा गया जब एक आदमी आगे बढ़ा। अब मैं फर्स्ट ईयर्स के रिप्रेजेंटेटिव को आमंत्रित करता हूं, उसने घोषणा की। सबकी निगाहें लुइन आर्डल पर टिक गईं जब वो मंच पर आया। भले ही वो एक मामूली खानदान में पैदा हुआ था, लुइन आर्डल ने बड़े बड़े खानदानों के वारिसों को पीछे छोड़ दिया था। उसने इग्निट में सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पर नहीं, बल्कि टॉप रैंक्ड एप्लीकेंट के तौर पर कदम रखा था। एकेडमी ने उसे जीनियस का खिताब दिया, लेकिन उस खिताब के साथ प्रेशर भी आया। लुइन आर्डल ने यह सोचकर उस बोझ को स्वीकार करने की कोशिश की कि उसकी सफलता उसके परिवार का रुतबा बढ़ाएगी, लेकिन सच्चाई ने उसे जोर का झटका दिया। क्लास के पहले ही दिन उसे सच पता चला, वो बेस्ट नहीं था, यहां तक कि सेकंड भी नहीं। एक प्रैक्टिकल के दौरान इंस्ट्रक्टर चिल्लाया, अपनी एनर्जी अभी रिलीज करो। लुइन ने फोकस किया। उसने कोशिश की, लेकिन उसका माना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। हैरान और घबराया हुआ वो वहीं जम गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। डायग्नोसिस सामने आया, माना रिलीज डिसऑर्डर। सच्चाई एक झटके की तरह लगी। वो अपने शरीर से 1 मीटर दूर तक भी मैजिक नहीं फेंक सकता था। एक मेज के लिए यह सबसे बुरी खत्म थी। उसका शरीर मैजिक की बुनियाद को ही रिजेक्ट कर रहा था। अफवाहें फैलने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसका मामूली बैकग्राउंड, उसकी जादुई कमी सब पब्लिक नॉलेज बन गया, और इसके साथ ही लोगों का बर्ताव भी बदल गया। एक स्टूडेंट ने उसे धक्का दिया। लुइन लड़खड़ाया। उसने मुश्किल से अपना बैलेंस बनाया। दूसरा हंसा। अपने दोस्त से पूछा, तू ठीक है? तूने अभी अभी एक डिफेक्टिव पीस को छुआ है, जल्दी से हाथ धो ले। लड़के ने मजाक उड़ाया, वरना तुझे भी ये बीमारी लग जाएगी। बस इतना ही काफी था। लुइन आर्डल पर नाकाबिल, टूटा हुआ और एकेडमी के लिए अनफिट का ठप्पा लग गया। अब वो कोई प्रोडिजी या जीनियस नहीं, सिर्फ एक डिफेक्टिव था। ईर्ष्या क्रूरता में बदल गई थी। एक लड़के ने ताना मारते हुए कहा, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? तेरी इतनी औकात भी नहीं है। उसने लुइन पर ऐसे हाथ उठाया जैसे ये उसका हक हो। लुइन गुस्से से कांप रहा था। वो मुड़ा और जोर से दीवार पर अपना मुक्का दे मारा। सांसें तेज हो गई थी। क्या ये सच में हो रहा था? क्या सपना खत्म हो गया था? उसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, एलीट्स को हराया था और टॉप मार्क्स के साथ एकेडमी में दाखिला लिया था, लेकिन उसकी कमी सामने आते ही सब कुछ बिखर गया। पूरे कैंपस में एक ही बात गूंज रही थी, वो जीनियस जो अब बेकार हो चुका था। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, और ऐसा लगा भी। लेकिन ठीक जब लुइन नाउमीदी के कगार पर था, कुछ जाग उठा। एक अजीब सी नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने चमकी। प्लेयर आर्टिफैक्ट एक्टिवेटेड, स्टेटस विंडो अनलॉक्ड। सब कुछ घूमने लगा। लुइन को लगा जैसे वो पानी में डूबता जा रहा है, गहरा और गहरा। एक आवाज उसके चारों ओर गूंजी जो उसे कुछ नामुमकिन बता रही थी कि वो एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर का अवतार है। उसे कुछ समझ नहीं आया, उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो इसे नकार भी नहीं सका। तभी अंधेरे से एक विशाल आकृति उभरी। अंधेरे में उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। लुइन की सांसें गले में अटक गईं। यह एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा असली था। वो आकृति करीब आई। उसने अपना मुंह खोला। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन लुइन आर्डल को पता था कि वो उसे एक ऑर्डर देने वाला है।
अचानक उसकी विजन बदल गई और एक नई तस्वीर उसकी आंखों में जल उठी। वो उस खाई में नहीं था, वो वापस आ गया था कुछ घंटे पहले इग्निट एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में। उसकी बारी थी। उसने इंस्ट्रक्टर की आवाज सुनी, नेक्स्ट लुइन आर्डेल, तुम्हें बस एक फायरबॉल बनाना है और उस पुतले पर मारना है जैसा हमने प्रैक्टिस किया था। ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए आसान था, लेकिन जो मैजिक इस्तेमाल ही नहीं कर सकता उसके लिए ये नामुमकिन जैसा था। लुइन अपनी जगह पर खड़ा था, हताश। उसे नहीं पता था कि इस बार वो सफल होगा भी या नहीं। जल्दी करो, हाइडल ने चिढ़कर कहा। लुइन हिचकिचाया। उसे पता था कि अगर वो ज्यादा देर खड़ा रहा तो नाकामी उसे फिर से पकड़ लेगी। उसने गहरी सांस लेकर फोकस किया। उसे ये करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी पूरी ताकत से माना को अपने हाथ में मार्क करना शुरू कर दिया। बस एक फायरबॉल, उसे बस इतना ही चाहिए था। भीड़ में से सांस लेने की आवाजें गूंजी। लुइन के हाथ में बन रहा फायरबॉल उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था, रॉ एनर्जी से लबालब। साफ था कि उसके शरीर में माना का एक बहुत बड़ा भंडार था। हाइडल चुपचाप ध्यान से देख रहा था। एक पल के लिए लुइन को यकीन होने लगा कि शायद वो ये कर लेगा, शायद इस बार कुछ अलग होगा। लेकिन फिर वही हुआ, कुछ टूट गया। उसके हाथ ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, माना रुक गया। फायरबॉल टिमटिमाई और बिखर गई। लुइन ने जबरदस्ती उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसका शरीर जवाब दे गया और वो बुरी तरह खांसने लगा। माना फटीग एक लहर की तरह उस पर टूट पड़ी। निराश होकर उसने जमीन पर थूक दिया। बस कर, जो है दिखा दे अब, हाइडल चिल्लाया। लेकिन लुइन नहीं कर सका। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ से बाहर ही नहीं आ रहा है। हाइडल हंसा। सीरियसली, तुम सीनियर ईयर में हो और तुम अब भी एक बेसिक स्पेल नहीं कर सकते? अगर तुम एक मामूली स्पेल भी नहीं चला सकते तो अपना फाइनल एग्जाम पास करने के बारे में भूल जाओ, तुम्हारा खेल खत्म। लुइन चुप खड़ा रहा। मन ही मन वो इस बात से सहमत था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और माफी मांगते हुए अगली प्रैक्टिस में और मेहनत करने की कसम खाई। टेस्ट आसान था, 10 फायरबॉल्स 10 निशाने। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये एक वार्म अप था, लेकिन लुइन के लिए ये एक बुरा सपना था। वो एक भी निशाना नहीं लगा सका। आसपास के स्टूडेंट्स फुसफुसाए और हंसे। ये लड़का यहाँ आया कैसे? उनमें से एक ने कहा। उसे छोड़ देना चाहिए जब तक मौका है। दूसरे ने ताना मारा, ये बस एक बोझ है। वे उसका लगातार मजाक उड़ाते। उनके लिए वो जीनियस नहीं, एक मजाक था। उन्हें नफरत थी कि किसी देहाती सूबे का एक मामूली रईस उनसे ज्यादा नंबर ले आया। 6 सालों तक उसने इस श्राप को झेला, माना रिलीज डिसऑर्डर। वो ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा टिका रहा, लेकिन अब वो भी सोचने लगा था कि वो और कितना सह सकता है। बाद में एकेडमी के हॉलवे में लड़कों का एक ग्रुप अपने एग्जाम स्कोर्स के बारे में बात कर रहा था। तभी किसी की नजर लुइन पर पड़ी और उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो कौन आया, वो बेवकूफ फिर आ गया। दूसरा हंसते हुए बोला, इसे अपना सामान पैक करना शुरू कर देना चाहिए, फाइनल्स के बाद तो ये रुकने से रहा। किसी और ने कहा, अगर मैं इसकी जगह होता तो शर्म के मारे एकेडमी में घूमता भी नहीं। लुइन हिला नहीं। इसके बजाय उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पता है कि जूनियर स्टूडेंट्स मुझे क्या कहते हैं? लड़के ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बेवकूफ? तुम्हें तो सब यही कहते हैं। सीनियर्स के लिए लुइन सिर्फ एक टारगेट था। एक ने ताना मारा, तू अपने छोटे से सूबे में वापस क्यों नहीं चला जाता? दूसरा लड़का मुस्कुराते हुए बोला, कुछ लोग लकी होते हैं, वो टैलेंट या पैसे के साथ पैदा होते हैं, तुम्हारे पास दोनों में से कुछ नहीं है। एक और ने जोड़ा, तुम्हारी पूरी फैमिली ही घमंडी बेवकूफों का झुंड है जिन्होंने कभी कुछ हासिल नहीं किया। बस यही वो बात थी। लुइन का मुक्का हवा में उड़ा और उस लड़के के चेहरे पर जोर से लगा, जो पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा। सब जम गए। वो उसके ऊपर खड़ा था, उसकी आंखें जल रही थीं। वो गुर्राया, फिर से बोल, मेरे पिता के बारे में एक और शब्द बोलकर दिखा। लड़का खांसा, उसके होंठ पर खून था। एक लकी हिट मारकर तू खुद को बड़ा समझने लगा। लुइन आगे बढ़ा, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब अपना मुंह बंद रखना है। इससे पहले कि मामला शांत होता, एक और स्टूडेंट बदला लेने के लिए लुइन पर झपटा, लेकिन लुइन उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हिला। एक मुक्का, बस इतना ही काफी था। लड़का घुटनों के बल गिर गया, लेकिन सुनहरे बालों वाला लड़का इसे जाने नहीं देना चाहता था। गुस्से में उसने अपने हाथों में माना इकट्ठा करना शुरू कर दिया और चिल्लाया, तू मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता, तू कुछ भी नहीं है, तू यहाँ बिलोंग भी नहीं करता। लुइन की आंखें चौड़ी हो गईं। वो अकेडमी के अंदर मैजिक इस्तेमाल करने जा रहा है। चमकता हुआ गोला जानलेवा रफ्तार से उसकी ओर बढ़ा। लड़के को परवाह नहीं थी कि इससे उसे निकाला जा सकता है। मर, वो फुसफुसाया। लुइन जम गया। उसका शरीर हिलने से इनकार करने लगा। तभी एक आवाज गूंजी। एक इंस्ट्रक्टर उनकी ओर भागते हुए चिल्ला रहा था, अभी रुको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैजिक लुइन से टकराया। उसकी आंखों के सामने रोशनी का एक धमाका हुआ। उसने इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ उठाए। उसने दर्द का इंतजार किया, अंत का इंतजार किया, लेकिन कुछ और हुआ। प्लेयर आर्टिफैक्ट एक्टिवेटेड, स्टेटस विंडो अनलॉक्ड। सब कुछ फिर से बदल गया। एक विशाल आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और ल्यूइन हैरान खड़ा था। फिर उस आकृति ने उसका पूरा नाम लिया और ल्यूइन को हर शब्द अपने सीने पर बिजली की तरह महसूस हुआ। अचानक अंधेरा छट गया। एक आवाज ने उसका नाम फिर से पुकारा, इस बार बहुत नर्म। उसने आंखें खोली तो हेलेन, इंस्ट्रक्टर, उसके ऊपर झुकी हुई थी। तुम जाग गए? ल्यूइन को लगा शायद ये सब एक सपना था, लेकिन मनी मन वो जानता था कि ये सच था। वो धीरे धीरे उठा और पूछा, मैं कहाँ हूँ? हेलेन ने धीरे से कहा, ब्रेक रूम में, तुम्हें आराम की जरूरत है। उसने फुसफुसाया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। और ल्यूइन ने पूछा, मैं कितनी देर से बेहोश था? हेलेन ने जवाब दिया, पूरे दिन मैं यही तुम्हारी देखभाल कर रही थी। तुम बहुत लकी हो। सच कहूं तो मुझे लगा था कि हालत बहुत खराब होगी। ल्यूइन थोड़ा उठा, तो मैं ठीक हूँ। हेलेन ने सिर हिलाया, कुछ टेस्ट करने होंगे, लेकिन जो हुआ उसे देखते हुए तुम बिल्कुल ठीक हो।
कोई जलने का निशान नहीं, कोई घाव नहीं, कोई इंटरनल डैमेज नहीं। ये अविश्वसनीय है। ल्यूइन की आंखें झपकी, लेकिन वो एक लाइटनिंग स्फीयर था, उसे तो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए था। तभी दरवाजा खुला और एक प्रोफेसर अंदर आए। मैं टेस्ट डेटा चेक करके आती हूँ, हेलेन ने कहा। कुछ देर बाद हाइडल बिस्तर के पास आया। कैसा महसूस कर रहे हो? ल्यूइन ने ईमानदारी से कहा। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। हाइडल ने सिर हिलाया। अच्छा है, क्योंकि इस घटना पर पूरी फैकल्टी काउंसिल की बैठक हो रही है। ल्यूइन चौंक गया। हाइडल ने आगे कहा, जिस लड़के ने तुम पर हमला किया उसे बिना किसी सवाल के निकाला जा रहा है। ल्यूइन ने दोहराया, निकाला जा रहा है? हाइडल का लहजा सख्त हो गया। उसने जानलेवा कॉम्बैट मैजिक का इस्तेमाल किया और उसने तुम्हारे परिवार के बारे में झूठ भी फैलाया। फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। ल्यूइन ने नजरें झुका ली। मैंने भी उसे मारा था। हाइडल ने सहमति जताई। हाँ, तुमने मारा और तुम्हें इसके अंजाम भुगतने होंगे। 1 महीने की वॉलंटियर सर्विस, बस। ल्यूइन ने चुपचाप से हिलाया। हाइडल ने आगे कहा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बात पूछनी है। वो रुका, लड़के के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास कोई आर्टिफैक्ट है? ल्यूइन की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता तो मैं इतने समय तक खुद के साथ कचरे जैसा बर्ताव क्यों करने देता? हाइडल ने अपनी बाहें मोड़ ली। बस बिजली गिरने से ठीक पहले मैंने कुछ देखा था। तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक लाल चमक, जैसे कोई हाई टियर आर्टिफैक्ट तुम्हें बचा रहा हो। ल्यूइन उसे अविश्वास से घूरता रहा। वो उसे पता था कि आर्टिफैक्ट क्या होते हैं। शक्तिशाली प्राचीन अवशेष जो टॉप मेज और बड़े खानदानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। उसके पास ऐसा कुछ हो इसका कोई चांस नहीं था। लेकिन उसके सपने में वो आकृति, वो चमकती आंखें, वो आवाज जो उसका नाम पुकार रही थी, क्या इसका कोई कनेक्शन था? ल्यूइन ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अगर मेरे पास कोई आर्टिफैक्ट होता तो मुझे पता होता। हाइडल का चेहरा सिकुड़ गया। वो अब भी अनिश्चित था। फिर दरवाजे की ओर मुड़ा। ठीक है, बस आराम करो, फिलहाल के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं। ल्यूइन ने पीछे झुककर छत को घूरना शुरू कर दिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो लाल रोशनी क्या थी? वो सपना क्या था? एक बात तो पक्की थी, जिसने भी उसे बचाया था वो नॉर्मल नहीं था। ये एक सपने जैसा लगा, लेकिन ल्यूइन जानता था कि यह सच नहीं था। उस अजीब आवाज ने जिसने उसे पुकारा था, कहा था कि आर्टिफैक्ट अनलॉक हो गया है। प्लेयर के बारे में कुछ उसने याद करने की कोशिश की कि उस प्रतिमा ने और क्या कहा था, लेकिन उसकी याददाश्त धुंधली थी। फिर उसे याद आया, एक स्टेटस विंडो थी और ठीक वैसे ही वो उसके सामने हवा में तैरती हुई प्रकट हो गई। ल्यूइन जम गया। हेलेन कागजों का ढेर लेकर उसकी ओर आ रही थी। उसने पलकें झपकी, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो क्या देख रही है। ये असली था। हेलेन ने उसके हाव भाव देखकर पूछा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ल्यूइन ने धीरे से जवाब दिया, वो बात नहीं है, मुझे अपने ठीक सामने कुछ दिखाई दे रहा है। हेलेन ने हैरानी से देखा, क्या देख रहे हो? ल्यूइन ने जवाब दिया, ये एक ब्लू स्क्रीन जैसी है जिसपे जानकारी लिखी है। हेलेन उस खाली हवा में झांकी जहां वो घूर रहा था और उसे एक हैरान भरी नजर दी। वहां तो कुछ भी नहीं है, लियोनार्डल। ल्यूइन ने जल्दी से सोचा कि वो मजाक नहीं कर रही थी, वो सच में उसे नहीं देख सकती थी। उसने वापस स्क्रीन की ओर देखा, सच्चाई को समझते हुए। इसे सिर्फ वही देख सकता था। उसने अपना सिर हिलाया। शायद मेरी आंखें धोखा दे रही थी, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही आंखें सिकोड़ ली थी। हेलेन को यह मजाक नहीं लगा। ये मजाकिया नहीं है। वैसे तुम्हारे टेस्ट ठीक आए हैं, तुम डॉम में वापस जा सकते हो। ल्यूइन ने राहत की सांस ली। धन्यवाद। जैसे ही वो दूर चला गया, उसके दिमाग में जो कुछ भी हुआ था वो सब दौड़ रहा था। वो एक बिजली के हमले से बच गया। वो दूसरे डायमेंशन में एक लाल आंखों वाली आकृति से मिला। अब उसके पास एक स्टेटस विंडो थी जिसे कोई और नहीं देख सकता था। और फिर एक और नोटिफिकेशन सामने आया, एक नया टास्क। विंडो ने उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शरीर को ट्रेन करने का निर्देश दिया। ल्यूइन ने उसे उलझन में देखा। एक मेज को फिजिकल स्ट्रेंथ की क्या जरूरत? फिर भी उसने हिचकिचाया नहीं। उसने एक मुक्का मारा, तुरंत स्ट्रेंथ का आंकड़ा बढ़ गया। उसने फिर से मारा, नंबर और बढ़ गया। ल्यूइन की आंखों में चमक आई। ये काम कर रहा था। हर सही हिट के साथ उसकी ताकत बढ़ रही थी। लेकिन फिर कुछ नहीं। उसने फिर से स्क्रीन को देखा। आखिरी हिट गिना नहीं गया था। जरा सी भी गलती प्रोग्रेस को रद्द कर देती थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। ठीक है, मैं इसे ठीक से करूंगा। घंटे बीत गए। रात हो चुकी थी। उसका शरीर दर्द कर रहा था और चेहरे से पसीना बह रहा था, लेकिन वो लगा रहा। अंत में एक मैसेज आया, टास्क पूरा हुआ। ताकत बढ़ गई। ल्यूइन आर्डल हाँफ रहा था, पूरी तरह थक चुका था, लेकिन कुछ अलग था। उसने इसे महसूस किया। एक अजीब सी सनसनी उसके अंदर बह रही थी, सूक्ष्म, उसके खून में गहरी, माना से भी ज्यादा शक्तिशाली। ये पावर थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची, उसे परखते हुए, और तुरंत बदलाव महसूस किया। एक ही मुक्का उसके सामने रखी चीज को चकनाचूर कर गया। माना उसके हाथ के चारों ओर उमड़ पड़ा। सब कुछ, ताकत, गति, प्रतिरोध बढ़ा हुआ महसूस हो रहा था। वो अपने अंदर ऊर्जा को धड़कता हुआ महसूस कर सकता था। फिर दूसरा इनाम आया। उसकी आंखों के सामने एक और स्क्रीन प्रकट हुई। अगला टास्क, पावर सर्किल। ल्यूइन झुक गया। उसकी आंखें चमकते हुए टेक्स्ट पर टिकी थी। जैसे ही पढ़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये उसे अपने माना सर्कल्स को पावर सर्कल से बदलने के लिए कह रहा था। वो जम गया। हर मेज के पास माना सर्कल्स होते थे जो दिल के चारों ओर बनते थे और माना को महसूस करने, स्टोर करने और रिलीज करने के लिए जरूरी होते थे। जितना ज्यादा माना कोई कंट्रोल कर सकता था, उतने ही सर्कल बनते थे। यही बेसिक मैजिक थ्योरी थी।
लुइन के पास 4 माना सर्कल थे जो उसकी उम्र के लिए प्रभावशाली थे, लेकिन उसके डिसऑर्डर के साथ प्रैक्टिकली बेकार। फिर उसे एहसास हुआ। उसने अंदर की ओर ध्यान लगाया और महसूस किया कि माना सर्कल जा चुके थे, उनकी जगह ऊर्जा बह रही थी, पावर सर्कल्स। ये सनसनी पूरी तरह नई, अनजान और कच्ची थी, लेकिन असली। उसने कभी बिना माना सर्कल वाले मेज के बारे में नहीं सुना था। अब इसका मतलब क्या था? क्या वो खुद को अब मेज भी कह सकता था? यह ख्याल उसे जोर से लगा, लेकिन उसने इसे झटक दिया। घबराने का समय नहीं था, उसे देखना था कि यह ताकत क्या कर सकती है। उसने हाथ बाहर निकाला और एक फायर बॉल बनाया। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, यह तुरंत बन गया। कोई संघर्ष नहीं, कोई देरी नहीं, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से। आग का गोला घनी ऊर्जा से घूम रहा था। यह आर्टिफैक्ट का काम होना चाहिए, उसने सोचा। स्टैंडर्ड थ्योरी में स्पेल रिलीज होने में 10 सेकंड लगते थे, लेकिन यह तुरंत हुआ। कोई चार्ज करने या फोकस करने की जरूरत नहीं, शक्ति सीधे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से जुड़ी हुई थी। यह साधारण जादू नहीं था। फिर एक और ट्रेनिंग के बाद बगल में विंडो दिखाई दी। टास्क, अपने शरीर से जादू चैनल करके हमला करो। उसने चौंकते हुए सोचा, मैं ये कैसे करूं? तभी उसे सपना, ड्रा का नाम और लाल आंखों वाली आकृति याद आई। शायद ड्रा को भी यही डिसऑर्डर था, इसीलिए वो स्पेल्स कास्ट करने के बजाय अपने मुक्कों और पैरों से जादू डालकर लड़ता था। लुइन को अब भी समझ नहीं आया कि उसने ये कैसे किया, लेकिन ये काम कर गया। अब नया टारगेट आया था, फिजिकल फोर्स। एक मेज जो ब्रूट स्ट्रेंथ से लड़ रहा हो। ये रास्ता उसने पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन शायद यही चाहिए था। उसने फिर फायरबॉल बुलाया, तेज, कुशल, शक्तिशाली। टास्क पूरा होते ही विंडो चमक उठी, सफलता। वो जमीन पर बैठ गया, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। पहली बार उसने वो कर दिखाया था जिसमें वो हमेशा असफल रहा था, रिलीज। ये उसकी कमजोरी रही थी और अब उसने इसे तोड़ दिया था। उसके हाथ अब भी झंझना रहे थे, जादू आजादी से बह रहा था। उसने फिर ड्रा के बारे में सोचा। जो भी वो थे, उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला था जो किसी ने नहीं देखा था, और अब लुइन को वो रास्ता विरासत में मिल गया था। वो इसे पूरी तरह नहीं समझता था, ये भी नहीं जानता था कि ये शक्ति कहां से आई थी, लेकिन एक बात पक्की थी, वो पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर भारी महसूस होने लगा, थकान हावी थी, आंखें बंद हो गई। फिर आवाजें। किसी ने कहा, क्या इसने सच में सुबह तक ट्रेनिंग की? दूसरा हंसा, ये यही मैदान पर बेहोश हुआ था। किसी ने जोड़ा, इसे जगाओ, ये मर तो नहीं सकता, ये कल बच गया था। बिजली का दृश्य अब भी उसके दिमाग में कौंध रहा था, सिर में शोर गूंज रहा था, समझ नहीं पा रहा था क्यों। चारों ओर स्टूडेंट्स का ग्रुप उसे अविश्वास से देख रहा था। किसी ने कहा, हमें फिर मत डराना। लुइन उठ बैठा और उन्हें ऐसे देखा जैसे वही अजीब हो। बोला, चेहरों पर क्या हुआ है? पहले कभी बाहर सोते नहीं देखा क्या? सब चुप। किसी ने बड़बड़ाया, इज्जतदार खानदानों के रईस ऐसे नहीं करते। दूसरे ने कहा, तुमने पी रखी थी क्या? लुइन ने आंखें घुमाई, दफा हो जाओ, मैं बस थक गया था और बेहोश हो गया, बस। ग्रुप अब भी अनिश्चित था, आपस में फुसफुसा रहे थे। सब महसूस कर रहे थे कि लुइन आबेल में कुछ अलग है। तभी किसी ने ट्रेनिंग डमी एरिया की ओर देखा। वो स्केयरक्रो कहाँ है? सबने मुड़कर देखा, टारगेट गायब था, पूरी तरह नष्ट हो चुका था। किसी ने धीरे से कहा, क्या इसने यह किया? दूसरे ने हंसते हुए कहा, हो ही नहीं सकता, उसे तो ठीक से मैजिक इस्तेमाल करना भी नहीं आता। उस दिन बाद में एकेडमी के डॉम में वापस आते ही जेसन ने लुइन का स्वागत किया। वो अपने दांत ब्रश कर रहा था, आलस से दीवार के सहारे झुका हुआ। ओ, देखो कौन आखिरकार आ ही गया, उसने मुंह में झाग भरे हुए कहा। किसी मुसीबत में पड़ गए थे क्या? लुइन ने उसके पास से गुजरते हुए बड़बड़ाया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जेसन को बुरा नहीं लगा, वो दुश्मन नहीं था, बस ज्यादा ही क्यूरियस था। एक प्रतिष्ठित परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के बावजूद जेसन को पढ़ाई से ज्यादा शराब पीने और लड़कियों के पीछे भागने का शौक था, और वो लगातार दोनों के लिए कैंपस से बाहर भागता रहता था। मुस्कुराते हुए जेसन झुका, तो क्या ये कोई लड़की थी? लुइन हिला भी नहीं। उसने कुछ कपड़े उठाए और सीधे जेसन के चेहरे पर फेंक दिए। सपाट आवाज में कहा, मैं बाथरूम गया था, तूने जो भी कहानी बनाई है उसे अपने तक ही रख। बाद में गर्म पानी में भीगते हुए लुइन आर्डेल ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसकी मांसपेशियों में दर्द था, लेकिन यह अच्छा लग रहा था। फिर उसे याद आया, उसे एक और टास्क चेक करना था। स्टेटस विंडो खोलते ही उसने वही ट्रेनिंग मिशन देखा, लेकिन अब जरूरतें दोगुनी हो गई थीं। वही इनाम, ज्यादा रैप्स। लुइन ने आह भरी। ये आसान नहीं होने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मेज बनने का यही एकमात्र रास्ता बचा था तो वो इसे अपनाएगा। 1 महीना बीत गया। उसे पता चला कि टास्क दिन में सिर्फ एक बार ही पूरा किया जा सकता था, लेकिन कैच ये था कि अगर उसने एक भी दिन छोड़ा तो उसकी प्रोग्रेस पूरी तरह से रीसेट हो जाएगी। हर दिन जरूरी रेप्स की संख्या बढ़ती गई, लेकिन इनाम वही रहा, और इसलिए उसने एक भी दिन नहीं छोड़ा। जैसे जैसे संख्या बढ़ी, लुइन अपनी रूटीन पर टिका रहा। किस्मत से जरूरत 3000 रैप्स पर आकर रुक गई। इससे ज्यादा होता तो शायद उसकी जान ही निकल जाती, लेकिन वो लगा रहा। वो दौड़ा, उसने ट्रेनिंग की, उसने हिट किया। समय के साथ कुछ कमाल हुआ। उसने एक नई स्किल अनलॉक की। जब उसने स्किल की डिटेल्स पढ़ी तो वो मुस्कुराए बना नहीं रह सका। ये वही था जिसकी उसे जरूरत थी। इस बीच एकेडमी में स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे थे। एक ने कहा, लुइन आर्डेल आजकल अजीब बर्ताव कर रहा है, क्लास में सोता रहता है, पहले तो वो एक शब्द भी मिस नहीं करता था। दूसरे ने मजाक उड़ाया, बस इतना ही देखा है, वो तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ग्राउंड में ही शिफ्ट हो गया है।
वो हर दिन वहां किक, पंच सब कुछ प्रैक्टिस कर रहा है। एक स्टूडेंट ने आंखें घुमाई और बोला, उसे इग्नोर कर, वो हमेशा से अजीब रहा है। बाकी स्टूडेंट्स ने मान लिया कि लुएन आर्डल बस ब्रूट ट्रेनिंग के जरिए अपने माना डिसऑर्डर की भरपाई करने की एक हताश और नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं जानते थे। पिछले 1 महीने में लुएन लगातार सिस्टम के टास्क पूरे कर रहा था और ड्रा नाम की रहस्यमयी आकृति के बारे में हर जानकारी खंगाल रहा था। उसने पुराने रिकॉर्ड छाने, लाइब्रेरी खंगाली, किताब पर किताब जमा की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ड्रा नाम का कोई मेज नहीं, कोई विरासत नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन लुएन आर्डल उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। ड्रा कौन था? वो कौन था जिसने उसे ये छिपी हुई शक्ति दी थी? तभी एक आवाज ने उसके विचारों को तोड़ा। जेसन उत्साह से भरी आंखों के साथ भागा आया। लुएन आर्डल, तुमने सुना नहीं? लुएन आर्डल ने उलझन में ऊपर देखा। क्या सुना? जेसन ने पलकें झपकाई। तो तुम्हें नहीं पता? तुम बस यहां ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लुएन खड़ा हो गया, तनाव को महसूस करते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या चल रहा है? जेसन मुस्कुराया। आर्डल परिवार का मुखिया, तुम्हारे पिता, वो यहां एकेडमी में है। लुएन जम गया। क्या? जेसन ने प्रैक्टिकली उछलते हुए सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे पिता। बिना एक और शब्द कहे लुएन कमरे से बाहर भागा। गलियारे में दौड़ते हुए उसने चिल्लाया, पिताजी! पास में बात कर रहा आदमी मुड़ा और वहां वे थे, हेड आर्डल, उसके पिता। लुएन सांस रोककर रुक गया। उसके पिता मुस्कुराए, उनकी आंखें चमक उठी। वे जल्दी से एक शांत जगह पर चले गए, बात करने के लिए समय निकालते हुए। लुएन आर्डल ने पूछा, आप कैसे हैं? मुझे यहां भेजे हुए 6 साल हो गए हैं। हेड ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हमेशा की तरह ठीक हूं। लुएन झुककर बोला, और मेरी बहन, वो कैसी है? हेड ने हंसते हुए कहा, वो तेजी से बड़ी हो रही है। अब तो वो तलवारबाजी भी सीख रही है। कहती है कि वो अपने कमजोर बड़े भाई की रक्षा करना चाहती है। लुएन आर्डल ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाते हुए पूछा, सच में? हेड ने जोड़ा, वो हमेशा से आत्मविश्वासी रही है। एक पल के लिए लुएन कुछ नहीं बोला, फिर उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। उसके पिता हैरान दिखे और पूछा, सच में? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? लुएन पहले हिचकिचाया, फिर इस बार और मजबूती से दोहराया, मैं ठीक हूं। कोई भी मेरे साथ शारीरिक या मानसिक रूप से बुरा बर्ताव नहीं कर रहा है। हेड ने विचारमग्न होकर अपनी चाय पी, फिर उसने आखिरकार मान लिया और कहा, मैं यहां सिर्फ एक साधारण मुलाकात के लिए नहीं आया हूं। मैं ये पूछने आया हूं कि क्या तुम अकेडमी छोड़ना चाहते हो? लुएन ने हैरान होकर ऊपर देखा। हेड ने आगे कहा, तुम यहां बहुत समय से हो। अगर चीजें बहुत मुश्किल हैं तो हमारे घर का दरवाजा हमेशा खुला है। मैं जानना चाहता हूं कि इन सालों में तुमने क्या क्या झेला है। लुएन एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने शांत ईमानदारी के साथ कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, शुरू से ही ये मुश्किल था। मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया। हेड का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन लुएन में हाथ उठाकर इशारा किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसका एक रास्ता खोज लिया है। वो आगे झुककर बोला, चलिए एक सौदा करते हैं। हेड ने एक भौं उठाई। लुआन ने कहा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाला है। अगर मैं उसे पास कर लेता हूं, अगर मैं खुद को साबित कर देता हूं, तो मैं रुकूंगा। अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मैं घर आ जाऊंगा, कोई बहस नहीं। उसने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मैं सफल होऊंगा। हेड ने अपने बेटे की आंखों में आग देखी, उसने कोई बहस नहीं की। कुछ ही समय बाद वो जागीर में लौट गया। फिर वो दिन आ गया जिसका लुएन को बड़े लंबे समय से इंतजार था। एग्जाम का पहला चरण शुरू हुआ, मैजिक थ्योरी पर रिटन एग्जाम। हॉल में सन्नाटा था, इंस्ट्रक्टर निगरानी कर रहे थे। सबको चेतावनी दी गई थी, किसी भी उल्लंघन पर तत्काल सजा मिलेगी। एक बार जब परिणाम रीसेट और कंफर्म हो गए तो एग्जाम शुरू हो गए। लुएन आर्डल ने अपना पेन उठाया। एग्जाम 2 मुख्य भागों में बंटा था, लिखित और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हिस्सा आगे 4 कैटेगरीज में बटा था, प्रिसिजन शूटिंग, मैजिक पावर माप, ग्रुप कॉम्बैट और अंत में 1-on-1 डुअल्स। अपने डिसऑर्डर के बावजूद लुएन आर्डल ने लिखित एग्जाम आसानी से पास कर ली। उसका नॉलेज इम्पेकेबल था, जो लगातार पढ़ाई और तैयारी का नतीजा था। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान प्रैक्टिकल्स में हमेशा एक स्टूडेंट सबसे अलग खड़ा होता था, एक ऑनरेबल परिवार का टॉप रैंक वाला कंपटीटर। लेकिन इस बार लुएन आर्डल को विश्वास था कि चीजें अलग होंगी। इस बार उसका लक्ष्य पहला स्थान था। लिखित हिस्सा पूरा करने और कुछ और दिन तैयारी में बिताने के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम का दिन आखिरकार आ ही गया। जैसे ही लुएन आर्डल इंतजार कर रहा था, किसी ने उसे पुकारा। यह जेसन था। जेसन पास आते हुए कहने लगा, तुम आजकल कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हो, आज के लिए कोई प्लान है? लुएन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैजिक के साथ कुछ नया करने की कोशिश करूंगा। जेसन ने उत्सुकता से एक भाव उठाते हुए पूछा, इंटरेस्टिंग, तो स्ट्रैटेजी क्या है? इससे पहले कि लुएन जवाब दे पाता, मिक्वेल ने उन्हें टोक दिया और ताना मारते हुए कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो तिरस्कार भरी आंखों से हंसते हुए बोला, तुम सच में एग्जाम में हिस्सा ले रहे हो? लुएन ने शांत रहते हुए कहा, हाँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मिक्वेल मजा लेते हुए हंसा, तुम? अपने रिलीज डिसऑर्डर के साथ? पास के दूसरे लोग भी हंसने लगे। मिक्वेल ने मजाक में लुएन का कंधा थपथपाते हुए कहा, देखो, जो प्रैक्टिकल 6 बार फेल हो चुका है उसकी सलाह मान लो, बस परेशान मत हो, खुद को शर्मिंदगी से बचा लो। लुएन ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं ठीक हूँ, तुम्हारी सलाह मेरी मदद नहीं करेगी। मिक्वेल की मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई और वो चिल्लाया, तुम्हें लगता है कि तुम जैसा कोई इसे पास कर सकता है? तुम सच में ऐसा मानते हो? तुम मेरे समय के लायक भी नहीं हो। लुएन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे कुछ एहसास हुआ। मिक्वेल हमेशा इतना बोल्ड नहीं था। उसका आत्मविश्वास ये जबरदस्ती का लग रहा था, जैसे मिक्वेल उसे एक खतरे के रूप में देख रहा था और नहीं जानता था कि इससे कैसे निपटना है। मिक्वेल जाने से पहले बड़बड़ाया,
मैं तुम्हें डुअल में देखूंगा। पहला प्रैक्टिकल टेस्ट था प्रिसिजन शूटिंग, जिसे आधिकारिक तौर पर मल्टी टारगेट शूटिंग टेस्ट के रूप में जाना जाता था। यह हिस्सा मापता था कि एक मेज एक साथ कितने मूविंग टारगेट्स को हिट कर सकता था। इस साल कठिनाई बढ़ा दी गई थी। सभी टारगेट्स अब मोशन में थे, मैदान में अनएक्सपेक्टेड रूप से इधर उधर भाग रहे थे। अरीना शांत हो गया, सब ध्यान से देख रहे थे, हर हिट को गिन रहे थे। एंजेलिया, जिसे कभी होनहार माना जाता था, एक भी टारगेट हिट नहीं कर सकी। पिछली असफलताओं ने उसका आत्मविश्वास हिला दिया था। परिणाम निराशाजनक थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 3 शायद 4 टारगेट ही हिट किए। कठिनाई में जरा सी बढ़ोतरी ने पूरे ग्रुप के प्रदर्शन को कुचल दिया था। स्टैंड से दर्शकों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। क्या इस साल के ग्रेजुएट्स की यही क्वालिटी है? यहां तक कि प्रोफेसर भी निराश दिखे, हालांकि वे इसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी प्रोफेसर एलरिच ने अगले प्रतिभागी की घोषणा की। मिकवेल, तुम्हारी बारी है। आखिरकार कोई जिस पर वे भरोसा कर सकते थे। मिकवेल आत्मविश्वास से अरीना में घुसा, लुइन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ध्यान से देख, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यह कैसे किया जाता है। सिग्नल बजते ही मिकवेल ने अपना हाथ उठाया, उसका जादू जीवन में आ गया और सेकंडों में उसने साफ सटीक शॉट फायर करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स ने जयकारे लगाए, वे इसकी उम्मीद कर रहे थे लेकिन फिर भी प्रभावित थे। मिकवेल वापस टॉप पर था। किसी के मन में कोई सवाल नहीं था कि वो फिर से पहला स्थान हासिल करेगा। एक टीचर ने गर्व से आगे बढ़कर दावा किया कि उन्होंने एक ऐसे सक्सेसर को ट्रेन किया है जो वास्तव में परिवार के नाम के योग्य है। प्रोफेसर एलरिच दूसरों के पास लौटे, पूछते हुए कि क्या वे सच में मानते हैं कि यह लड़का अकेडमी का चमकता सितारा है। उन्हें यकीन था कि यह स्टूडेंट आने वाली ग्रैंड फेस्टिवल में उनका रिप्रेजेंटेशन करेगा। इससे पहले कि बातें ज्यादा बढ़ती, टिरियन इग्नेट ने बीच में टोकते हुए प्रोफेसर से रुकने का आग्रह किया, कहते हुए कि उन्होंने इस साल की ग्रेजुएटिंग क्लास का आकलन करने के लिए काफी कुछ देख लिया है। लेकिन हाइडल उत्सुक था, क्यों ना थोड़ी देर और रुककर देखा जाए कि लुइन आर्डल के पास क्या है। टिरियन इग्नेट ने एक भौं उठाई, लुइन का नाम सुनकर हैरान। जो कुछ उसने देखा था उसके आधार पर लुइन का स्किल लेवल एग्जाम पास करने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए था। फिर भी बच्चे के दृढ़ संकल्प के सम्मान में वे रुककर देखने के लिए सहमत हो गए। नीचे अरीना में लुइन आर्डल आगे बढ़ा, इसे खुद को साबित करने के अपने पल के रूप में देखते हुए। एग्जामिनर ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। बिना किसी झिझक के लुइन ने अपना हाथ उठाया और एक फायरबॉल बनाया। फिर अपने दूसरे हाथ से उसने और भी बनाए। जल्द ही कई फायरबॉल उसके चारों ओर घूमने लगे। प्रोफेसर ये देखकर हैरान रह गए कि उसने कितनी तेजी से उन्हें बनाया था। दूसरे स्टूडेंट्स भी उतने ही हैरान थे, सिर्फ मिकवेल गुस्से में दिख रहा था। उसने हंसकर दूसरों से कहा कि वे धोखा ना खाएं। हाँ, लुइन जितने चाहे फायरबॉल बना सकता है, लेकिन वो इन्हें असल में लॉन्च नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि मिकवेल अपना वाक्य पूरा कर पाता, लुइन आर्डल हिल गया। उसने एक स्किल एक्टिवेट की जिससे वो अननेचुरल तरीके से तेज हो सकता था। ये एक नई हासिल की गई क्षमता थी जिसे टाइम रिफ्रैक्शन कहते थे। 30 सेकंड के लिए वो किसी भी दिशा में एक फैंटम की तरह घूम सकता था। एक पलक झपकते ही लुइन आर्डल आगे बढ़ा और एक उग्र तूफान की तरह हर टारगेट को काटता चला गया। ये एक ही धमाकेदार पल में खत्म हो गया। भीड़ जम सी गई थी, यहां तक कि टीचर्स को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। लुइन आर्डल बीच में खड़ा था, हाँफ रहा था। उसने हिकर दिखाया था। हर एक टारगेट नष्ट हो चुका था। पीछे एक अधिकारी ने धीरे से 27 नंबर लिखा, उसका हाथ कांप रहा था। दर्शकों की सांसें अटक गईं। लुइन आर्डल ने अपने हाथों से जादू का इस्तेमाल करके हर एक टारगेट को मारा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो सभी 27 को कैसे मार पाया। ये अकेडमी के इतिहास का सबसे ज्यादा स्कोर था। उलझन फैल गई, वो इतनी तेजी से कैसे हिला? क्या ये सच में जादू था? फिर टिरियन इग्नेट अपनी सीट से उठे और तालियां बजाने लगे। उन्होंने इस प्रदर्शन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया। स्टूडेंट्स ने भी उनका साथ दिया। वे जयकारे लगा रहे थे और लुइन आर्डल को बधाई दे रहे थे। लेकिन मिकवेल नहीं, वो गुस्से से उबल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लुइन में ये कैसे कर दिखाया। लुइन आर्डल खुद ओवरवेल्म था। 6 लंबे सालों तक उसने तारीफ का एक भी शब्द नहीं सुना था। अब जैसे ही अरीना तालियों से भर गया, उसके सीने में एक गर्म एहसास जागा। में शायद यही वो चीज थी जिसका वो इतने समय से पीछा कर रहा था। प्रोफेसर एलरिच हालांकि कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्होंने सवाल किया कि लुइन आर्डल ने हाथ बेस्ड जादू का इस्तेमाल क्यों किया, ये दावा करते हुए कि ये तो ठीक से स्पेल कास्टिंग भी कहलाया नहीं जा सकता। हाइडल ने शांति से जवाब दिया कि जादू की असली प्रकृति उसकी असीमित क्षमता में निहित है। अगर ये हमेशा नियमों का पालन करता तो ये जादू नहीं, गणित होता। प्रोफेसर एलरिच ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन टिरियन इग्नेट ने उन्हें चुप करा दिया। उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने जो अभी देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक स्टूडेंट ने कुछ ऐसा किया जो इम्पेकेबल था। जैसे ही दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया, प्रोफेसर एलरिच शांत हो गए। उन्हें लगा जैसे इस एक लड़के की वजह से सब कुछ बिखर गया हो। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि चीजें इतनी तेजी से पलट जाएंगी। जेसन ने खुशी खुशी लुइन आर्डल को बिल्डिंग के अंदर खींच लिया। ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वे हमेशा से सबसे अच्छे दोस्त हों। लुइन आर्डल ने उसे शांत होने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, दूसरों ने उसे घेर लिया। हर कोई जानना चाहता था कि उसने कल के एग्जाम के दौरान वो पागलपन भरा मूव कैसे किया। बस ऐसे ही वे सब उसकी अच्छी किताबों में आने की कोशिश कर रहे थे। लुइन आर्डल ने उनकी चाल को समझ लिया। कल ही वो एक आउटकास्ट के अलावा कुछ नहीं था और अब सब कुछ रातों रात बदल गया था।
जेसन की ओर मुड़कर लुइन अर्डल ने बस इतना कहा कि वो अब से आगे बढ़ रहा है। बेशक इस तरह की बातें हर किसी को अच्छी नहीं लगी। जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो वो वहीं रुक गया। मिकवेल पहले से ही अंदर था, खिड़की के पास चुपचाप खड़ा था। लुइन अर्डल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मिकवेल मुड़ा भी नहीं। उसने बड़बड़ाया कि लुइन अर्डल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, बस इसलिए कि उसने कुछ पॉइंट स्कोर कर लिए, वो भी ऐसी चीज से जो असली जादू भी नहीं था। उसके लहजे में चिढ़ टपक रही थी। लुइन अर्डल ने एक भौं उठाई और कहा, सुनने में तो जलन जैसी लग रही है। मिकवेल का चेहरा बिगड़ गया। वो 6 साल से टॉप पर था और अब ये लड़का जिसने इतना समय नीचे रेंगते हुए बिताया था अचानक जवाब दे रहा था। वो आगे बढ़ा, लेकिन लुइन अर्डल हिला नहीं। उसने शांति से हाथ बढ़ाकर मिकवेल का हाथ दूर धकेला, फिर उसे कसकर पकड़ लिया। मिकवेल की आंखें चौड़ी हो गई। उस पकड़ की ताकत नॉर्मल नहीं थी। लुइन अर्डल ने अपनी आवाज नहीं उठाई, बस इतना कहा कि अगर मिकवेल सच में लड़ना चाहता है तो उन्हें इसे सही तरीके से निपटाना चाहिए, 1 on 1, फेयर एंड स्क्वायर। आखिर दोनों को ग्रेजुएट होना था। फिर उसने छोड़ दिया। मिकवेल ने गुर्राते हुए कहा कि किसी को भी उसे चुनौती देने का हक नहीं है, खासकर लुइन जैसे किसी को। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का कोशिश भी कर रहा है। लुइन अर्डल ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, बस इंतजार करो, हम देखेंगे कि अंत में कौन खड़ा रहता है। मिकवेल दरवाजा पटक कर बाहर निकल गया। हालवे में उसकी निराशा उबल पड़ी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि ये सो कॉल्ड अपोनेंट उनके मैच तक भी पहुंच पाए। उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला, फिर रुक गया। उसे याद आया कि लुइन अर्डल ने उसे कितनी कसकर निचोड़ा था। वो पकड़, वो नॉर्मल नहीं थी। क्या लुइन अर्डल एक मेज भी था?